बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुशामदीद। नूर मेरी कज़न थी, मेरी कज़न हुस्न में अपनी मिसाल आप थी। गोरी सफ़ेद रंगत, लंबे घने बाल, ग्रीन आंखें, सब कुछ तो था नूर के पास, बस वो गूंगी थी। मुझे अपनी कज़न बेहद पसंद थी, लेकिन मैं अपनी वालदा का अकलौता बेटा था, इसीलिए वो मेरी शादी नूर से नहीं करना चाहती थी। मैं लाहौर में रहता था और नूर काला शाह काकू की रहायशन थी। जब से मेरी वालदा को ये इल्म हुआ कि मैं नूर को पसंद करता हूँ, मेरी वालदा ने मेरा वहाँ आना जाना बंद कर दिया। कहने लगी गूंगी बहू नहीं लाऊंगी। मैं भी चुप हो गया। जानता था कि मेरी वालदा अपनी बात की पक्की है। मैं अपनी नौकरी करने लगा। मेरी माँ मेरे लिए खूबसूरत लड़कियाँ देखती थी, लेकिन मेरी सांवली रंगत देखकर लोग इनकार कर जाते थे। 3 साल मेरी वालदा मेरे लिए रिश्ते देखती रही, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। एक बार मुझे एक अजीब सी बात सुनने में आई कि खाला ने नूर की शादी एक तोते से कर दी है। ये बात मुझे सुनने में बहुत ही अजीब सी लगी थी कि नूर की शादी भी अब तक कहीं नहीं हुई थी। वजह ये थी कि वो गूंगी थी। मुझे ये बात जब अम्मी ने बताई तो मुझे लगा ये बात मजाक में कही गई होगी, क्योंकि मैं जब आखिरी बार खाला के घर गया था तो नूर के पास एक बहुत ही प्यारा तोता था, जिसके पास वो ज़्यादातर बैठी नज़र आती थी। वो इस तोते से इशारे से बातें करती थी। वो तोता भी इसका आदी हो चुका था, पानी इसके हाथ से खाता भी था। मुझे लगा नूर का ज़्यादा वक्त इस तोते के साथ गुजरता होगा, इसीलिए मेरी माँ ने ये बात कहती होगी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये बात सच निकलेगी। इस सच्चाई ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। शायद सुनने वालों को अपनी समात पर यकीन ना आए, लेकिन ये एक तलख हकीकत थी जो मेरे साथ बीती थी। ये बात इन दिनों की है जब मेरी वालदा भी मेरे लिए रिश्ते देख देख कर मायूस हो चुकी थी और नूर की भी शादी नहीं हुई थी। इसीलिए मेरी माँ ने नूर के लिए ही अपनी रजामंदी दे दी। ये शायद मेरी सच्ची मोहब्बत थी कि मेरी होने जा रही थी। वो मुझे बेहद पसंद थी, लेकिन मैं इससे कैसा लगता था ये मुझे इससे शादी की रात में ही पूछना था। ये सोचते ही मुझे ख्याल आया कि वो कैसे मुझे अपनी पसंदी का इजहार कर सकती है। वो तो गूंगी है। फिर मेरे दिल ने कहा कि मोहब्बत की भी तो एक अपनी ही अलग ज़बान होती है। मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन था। हम बारात लेकर काला शाह काकू गए तो निकाह खाला के घर की वसिया सहन में ही होना था। हालनाक सहन की खूब सजावट की गई थी। खाला ने बारात का इस्तकबाल बहुत अच्छा किया था। फूलों का हार मेरी वालदा के गले में डाला गया और सुर्ख लाल नोटों का हार मेरे गले में। काला शाह काकू में दूल्हे का इस्तकबाल ऐसा हार पहनाकर ही किया जाता था। हम लोग सामने स्टेज पर रखे सोफे पर बैठ गए। निकाह ख्वाब भी आ चुका था। सब बलादरी इकट्ठी हो चुकी थी। हमारी बलादरी में लड़का लड़की निकाह एक साथ बैठाकर ही किया जाता था। कुछ ही देर में नूर को भी बुलाया गया दुल्हन के रूम में। वो तो देखकर मैं नज़रें हटाना भूल गया था। अब वो तो मेरी होने जा रही थी। इस ख्याल ने मेरे दिल को गुदगुदाया था। वो अपनी कज़न बहनों के हमरा जैसे जैसे कदम मेरी जानिब बढ़ा रही थी, मेरे दिल की धड़कनें मेरा बेख्तियार सी बाहर हो रही थी। वो मेरे बराबर में आकर बैठ गई। मौला साहब ने निकाह का खुतबा शुरू किया और जब नूर से कबूल के लिए सर इस बात में हिलाने को कहा तो नूर एकदम में बुत सी बन गई और पूरे सहन में यूँ देखने लगी जैसे किसी को तलाश कर रही हो। मौला साहब के साथ साथ मेरे खालू और अब्बा भी नूर की खामोशी पर कुछ मुतज़िब से हुए थे। ऐन निकाह के वक़्त बजाय इतराफ़ में सर हिलाने के पूरे सहन में नज़रें दौड़ा रही थी, जैसे इसे किसी की तलाश हो। कोई आने वाला था। हम सब की जान पर तो इस वक्त बनी जब नूर खड़ी हो गई और स्टेज से नीचे उतर गई। मुझे तो लगा कि मेरा दिल धड़कना ही भूल गया हो। नूर ऐसे नाजुक मौके पर कैसे स्टेज से नीचे उतर सकती थी? इस बात का मतलब निकाह ख्वाम सब क्या समझ सकते थे। यही लड़की की मर्ज़ी नहीं। वहाँ मौजूदा पूरी बलादरी चमन गोयां शुरू हो गई। मेरा दिल तो यूँ को जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोच ही दिया हो। या नूर को मैं पसंद ना था, वो किसी और को चाहती थी। निकाह से उठकर किसी लड़की की
चले जाना तो बहुत ही बुरी बात थी। मेरी तो रंगत ही उड़ गई थी। मेरी खाला ने नूर के पीछे लपकी। मेरी वालदा के चेहरे पर भी तबूरी चढ़ी हुई थी। नकाखवां मेरे ख्याल से इसे पूछने लगा कि बेटी की मर्ज़ी कहीं और थी क्या। इस बात पर मेरे खालू की रंगत उड़ गई, मान के सफ़ेद पड़ चुकी थी। लचका कर बोले, नहीं नहीं कारी साहब, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, मैं अभी आता हूँ। मेरे दिल की धड़कनों का ये हाल था कि बेलगाम घोड़े की मांद भाग रही थी। सामने बैठे लोगों की एक दूसरे के कानों में की जाने वाली खुसर खुसर देखकर मेरी नज़रें शर्म से झुकी जा रही थी। मुझे लग रहा था कि सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं कि ऐसे काले कलोटे को दूल्हे को देखकर गूंगी दुल्हन भी भाग गई। मर्द के अंदर अना औरत की निस्बत ज़्यादा होती है, ये अंदर के जान निकलेगी। लेकिन चंद लम्हों के बाद ही नूर अपनी वालदा के साथ वापस आ गई। इसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें वो तोता कैद था जिससे बहुत मोहब्बत करती थी। हालांकि चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहने लगी, इसे अपना तोता बड़ा अजीज़ है, इसीलिए इसकी मौजूदगी में निकाह करना चाहती है। सब लोग ही नूर की इस बात पर हंसने लगे, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई थी, बल्कि नूर पर बेतहाशा गुस्सा आया था। भला ये भी कोई बात थी जिसकी वजह से निकाह के वक़्त उठकर जाया जाता। मेरा दिल रुखसती से पहले ही ख़राब हो चुका था। जब मौला ने दोबारा से नूर से इतराफ़ मांगा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। इसने साइन भी कर दिए गए। इसके बाद मुझे कबूल मांगा तो वो तोता भी मेरे साथ अल्फाज दोहराने लगा। कहने लगा, मुझे नूर अपने निकाह में कबूल है। तोते के इतराफ़ पर माहौल की कशीदगी काफ़ी कम हो गई थी। वो तोता बड़ी साफ़ ज़ुबान में बात करता था, लोगों की अकल को हैरान कर देता था। बात सिर्फ यही तक न थी, रुखसती के वक़्त भी इस तोते का पिंजरा हमारी गाड़ी में मेरे घर तक गया था। यहाँ तक तो बात मेरे लिए काबिल बर्दाश्त थी, लेकिन जब नूर की मेरे कमरे में बैठाने के लिए मेरी कज़नें ले जाने लगी तो नूर ने वो तोते के पिंजरे को भी पकड़ लिया। मेरा मूड निकाह के वक़्त ही ख़राब था, सोने वाले तमाशे से ही बहुत ख़राब हो चुका था। इसीलिए मैं बड़े दिल के साथ कमरे में पहुंचा। नूर दुल्हन बनी बैठी थी। इसने रवायती दुल्हनों की तरह चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। इसे यूं बैठा देखकर एक पल के लिए मेरा सारा गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। हर सौ प्यार की फुहार बरसने लगी। जो हुआ सो हुआ। मैं नूर को यूं शर्माते हुए देखकर सब कुछ भूल चुका था। मैं धीरे से चलता चलता नूर के सामने आ गया और आंचल के पीछे नज़र आते इसके चेहरे को गौर से देखने लगा। बेशक वो बेमिसाल लड़की थी, मगर जैसे चांद पर दाग होते हैं वैसे ही नूर की किस्मत में भी ऐसा ही था। मैंने इसके हुस्न में कैद होता हुआ बेड पर बैठने ही लगा था कि एकदम से तोते के बोलने की आवाज़ आई। मैं उछलकर सीधा हो गया। मेरा सारा सर्वर टूट चुका था। तोता अपनी खरी आवाज़ में कहने लगा, दूर हटो, क्यों बैठ रहे हो तुम मेरी नूर के पास? तू होता है कौन? ये बात सुनकर मैंने इस पास नज़र दौड़ाई। आखिर ये तोते की आवाज़ कहाँ से आ रही है? इस पर मेरी बीवी हल्के से मुस्कुराई। मैंने जब इसकी जानिब देखा तो मेरा दिल मज़ीद बदमज़ा सा हो गया, क्योंकि नूर के इस लंबे से घूंघट के नीचे इसकी गोद में बैठा होता था, जिसके सर पर नूर बड़े ही प्यार से उंगली हिला रही थी। मेरे माथे पर बल पड़े। मुझे वाकई बहुत शदीद गुस्सा आया था। आज मेरी और नूर की पहली रात थी। मैंने इससे दिल की बातें करनी थी, इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना था, मगर पता नहीं कहाँ से ये तोता हमारे बीच कबाब में हड्डी बनकर चला आया था। मैं बहुत मुश्किल से ज़ब्त करके रह गया। शायद मेरे चेहरे के ज़ाविये ने नोट कर लिए थे। इसने तोते को कुछ इशारा किया तो फौरी इसकी गोद से उठकर वापस अपने पिंजरे में जाकर बैठ गया। पिंजरे हमारे कमरे की खिड़की में ही रखा गया था। वो तोता पिंजरे में जाकर मुझे घूरने लगा। मेरा दिल पूरी तरह से चाट हो चुका था। एक सोने की अंगूठी बतौर तोहफा नूर को पहनाई। मैं इसे ढेरों बातें करना चाहता था, इसकी बात सुनना चाहता था, मगर काश वो बोल भी सकती। मेरी हर बात का जवाब वो सर हिलाकर दे रही थी या हाथ से इशारा करके। मुझे इसके हर इशारे का मतलब समझ तो नहीं आ रहा था, मगर मैं समझने की नाकाम कोशिश ज़रूर कर रहा था। मैं जो भी दिल की बात नूर को कहा वो मुस्कुरा देती और बगैर कोई इशारा
अमले ज़ाहिर किए दोबारा तोते की जानब देखने लगती। मैं कोई ठंडे मिजाज का शख्स नहीं था, मैं गुस्से का बहुत तेज़ था, मगर शायद ये बात मैं और वो नहीं जानती थी। इसका बार बार तोते को देखना मुझे अब शदीद उलझा रहा था। इस रात मैं इस बात का पूरा हक भी रखता था। नूर अपनी नज़रों की इनायत पर मुझ पर करती, लेकिन इसकी नज़रें इसके तोते पर थी और वो तोता बड़े गौर से नूर की तरफ देख रहा था। जब गुस्सा आने लगा था तो मैंने नूर से कहा कि तुम बार बार तोते की जानब क्यों देख रही हो? कितने अरसे से वो तुम्हारे पास साथ ही रहा है। आज से तुम एक नए रिश्ते में बंध गई हो। अब तुम्हारी ज़िंदगी में मैं भी हूँ। आज पहली दफ़ा हम एक दूसरे से रिश्ता अज़वाज के बाद मिल रहे हैं। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, ना कि इस तोते से। मेरा इन अल्फाजों पर नूर के चेहरे से मुस्कुराहट समेटी और मुझे अफसुर्दगी से देखते हुए कुछ इशारा करने लगी। वो ना जाने मुझे क्या कहने की कोशिश कर रही थी। मैं समझ ना सका। मैंने 2 दफ़ा बार बार मतलब इज़ा करके बोलकर कहा, क्या तुम ये कहना चाहती हो? मगर हर बार वो नफ़ी में सर हिलाकर एक नया इशारा कर देती। तभी तोता बोला, ओए काले कलोटे, नूर कह रही है कि मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकती और इसमें हर चीज़ से बढ़कर अजीज़ हूँ और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना चाहिए जितना कि वो करती है। तूत है कि ये अल्फाज सुनकर मैं सर से पाँव तक जल गया था। एक तोता होकर वो कैसे तेज़ दिमाग का था। इससे बढ़कर इसने मुझे अब काला कलोटा भी कहा था। मुझे शदीद नफ़रत महसूस हुई इस पल इस तोते के लिए। मैं बगैर कुछ भी जवाब दिए वाशरूम चला गया, अपने कपड़े चेंज किए और वापस आकर लेट गया। नूर यूं ही दुल्हन बनी बैठी मुझे देख रही थी। शायद इसे मेरा ये अंदाज़ बुरा लगा था, मगर इस पल शदीद गुस्से में था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो नूर सो रही थी। वो अभी तक यूं ही दुल्हन का लिबास तन किए हुए थी। इस बार वो बेहद हसीन लग रही थी, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। इसकी जुल्फ़ें तकिए पर बिखरी हुई थी। मैं इसके करीब गया और मोहब्बत से लबरेज होकर इसके माथे से बाल हटाने लगा। मैंने अभी हाथ रखा ही था कि बिजली की तेज़ी से तोता पिंजरे से निकल कर आया और मेरे हाथ पर अपनी चोंच गाड़ दी और वो शोर मचा रहा था। नूर अभी इस शोर से उठ के बैठ गई। तोता शोर मचाते हुए बोला, नूर मेरी बीवी है, ख़बरदार जिसको कोई हाथ लगाया मेरी बीवी है। ये बात 10 बार दोहरा चुका था, जबकि नूर बजाय इसे मना करने के इस बात पर खिलखिलाकर हंसी थी और बेसाख्ता तोते को अपने सीने से लगाकर प्यार करने लगी। मुझे इस पर शदीद गुस्सा महसूस हुआ। इस तोते ने मेरी शादी की पहली रात के साथ साथ अब पहली सुबह भी वो ख़राब कर चुका था। मैंने नूर से कहा कि एक परिंदा होकर ये कैसे काम कर सकता है, इसे अपनी हद में रहना चाहिए। और हाँ, ये अब रात को हमारे कमरे में भी नहीं रहेगा। अब ये हमारे कमरे में भी नहीं रहेगा। इतना कहकर मैं इस कमरे से बाहर निकल आया। मेरी इस बात से नूर का चेहरा संजीदगी में डूब चुका था। मेरी अम्मी भी ज़रा बिगड़ी हुई थी। उन्होंने नूर को दिल से कबूल नहीं किया था, मगर अब वो और भी क्या सकती थी। कुछ देर बाद हमारे मोहल्ले की औरतें मेरी बीवी की मुँह दिखाई करने के लिए हमारे घर आने लगी। जो भी औरत मेरी बीवी को देखती तारीफ़ों के पुल बांध देती। आखिर मेरी बीवी नूर अलैन थी ही बहुत खूबसूरत। इसके मिलकर कोई भी इसका दीवाना हो सकता था। इसी दौरान नूर का तोता इसके साथ ही सोफ़े के कवर पर बैठा हुआ था। इनमें से कुछ औरतें तो तंज के दस्तार भी चला रही थी कि बेटा तो तुम्हारा सांवला सलोना ये गोरी चिट्टी बहू आखिर मिल कहाँ से गई तुम्हें, वगैरह वगैरह। कभी इन औरतों में से एक औरत ने मेरी बीवी से सवाल किया कि बेटा कितना पढ़ी लिखी हो, कितने बहन भाई हो, वगैरह वगैरह। इस सवाल पर नूर ने नज़रें झुका ली, जबकि मेरी अम्मी के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। वही मैं सोचने लगा कि अब कैसे इनको बताया जाए कि नूर गूंगी है। अगर इन्हें पता चलता तो ये लोग हमारे ख़िलाफ़ 100 बातें करती, हमारा मजाक उड़ाती। नूर खामोश थी और इसकी जगह मेरी अम्मी हर सवाल का जवाब दे रही थी। इस पर एक औरत
बोली और कहने लगी, बहू को भी तो बोलने का मौका दो, हम भी तो सुने इसकी कोयल सी सुरीली आवाज़। इस बात पर मेरी अम्मी हड़बड़ा गई और बोली कि मेरी बहू बोल नहीं सकती, वो गूंगी है। इतना सुनना था कि सभी औरतों के जैसे तंज करने का मौका ही मिल गया हो। फौरी मजाक में तरह तरह की बातें करके मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, तभी हम कहें ये दूध जैसी सफ़ेद लड़की का रिश्ता तुम्हारे बेटे से वो कैसे हो गया। बेचारी गूंगी लड़की थी, अपनी पसंद ना बता सकी। ऐसे ही कई बातें करने के बाद उन्होंने नूर को भी ऐसा ही किया कि नूर, जब तुम्हें किसी काम में शोहर की ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे बुलाओगी इसे, क्या करोगी, वगैरह वगैरह वो कह रही थी। मेरी अम्मी गुस्से से नज़रों से मुझे देख रही थी, गोया सारी गलती मेरी थी जो मैंने नूर से शादी करके यहाँ ले आया था। अभी ये सब चल ही रहा था, तभी तोता बोला कि उठो और जाओ, वरना काट के फेंक दूंगा, तो कहाँ निकल जाओ यहाँ से, निकलो। इतना कहकर तो तोता उड़ता हुआ और सब के सरों पर चूंज मारने लगा। तमाम औरतें मुश्किल होकर तोते को बड़ा बुला कहती हुई घर से भाग गई। मेरी बीवी नूर खुशी से उछल पड़ी और चह कर तोते के सर पर प्यार किया। इसकी आंखों में अब एहसास की अंतरी की जगह खुशी से चमकी थी। वो तोते को लेकर कमरे में चली गई और मैं अम्मी को देखता रह गया। अम्मी ने मुझे खड़ी खड़ी बातें सुनाई, मगर अब मैं क्या कर सकता था। आखिर मैंने कहा कि अगर मैं खूबसूरत होता तो 10 जगह से मेरे रिश्ते के लिए इनकार ना होता। आज नूर की जगह आप किसी और लड़की को दुल्हन बनाकर ले आती। मैं जैसा था मुझे वैसे ही बीवी मिल चुकी है, अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मैं गुस्से से अम्मी को कहकर कमरे की जाना बढ़ गया। अभी मैं कमरे की दरवाजे पर ही पहुंचा था कि तोता सामने वाले दरवाजे पर खड़ा और कहने लगा, अंदर नहीं जाना। बार नज़रों से देखा, क्यों नहीं जाना? वो बोला, अंदर नूर कपड़े बदल रही है, तुम नहीं जा सकते। इसकी इस बात पर मुझे मज़ीद गुस्सा आ चुका था। मैं कमरे में जाने की बजाय घर से बाहर निकल गया। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। क्या सोचता था, क्या हो गया। यूं ही करते करते मेरी शादी को 2 माह गुजर गए। इन 2 माह में एक बार भी बीवी के करीब नहीं गया था। जब भी मैंने नूर के साथ मोहब्बत से लबरेज दिल के साथ कुछ बातें करने लगता तो ये तोता बीच में आ जाता। वही दूसरी जानब नूर की भी मुझसे ज़्यादा अपने तोते में दिलचस्पी की। मुझे सच में अब ये तोता अपना रकीब लगने लगा था। मुझे यूँ महसूस होने लगा था कि गोया नूर का शौहर मैं नहीं बल्कि वो तोता ही है। नूर जब भी मुझसे कुछ कहती है तो मैं समझ ना पाता। अब तो मुझे गुस्सा भी आने लगा था। इसके गूंगेपन से चिढ़ भी होने लगी थी। इस पालतू तो गुस्से की इंतहा न रही जब नूर की हर बात मेरी जगह वो तोता समझ लिया करता था। दिन बे दिन अंदर नफ़रत ही बढ़ती जा रही थी। अब तो मेरा दिल यही करता था कि बस कोई मौका मिले और मैं इस तोते का काम ही तमाम कर दूं, क्योंकि जब तक ये तोता हमारी ज़िंदगी में था मैं और नूर कभी भी एक नहीं हो सकते थे। नूर बाकी सब ज़िम्मेदारियों को ठीक से निभा रही थी, मगर वो घर के कामकाज में भी अम्मी की मदद करती, मेरी तमाम ज़िम्मेदारियाँ वक्त पर पूरी करती। मगर जब तोता इसके सामने होता तो वो मेरी मौजूदगी में इस तोते को अहमियत देती थी, मगर ये बात मुझे कतई कबूल ना थी। एक दिन मैं जब काम से फारग होकर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो नूर बेड पर लेटी सो रही थी। इसे सोता देखकर मुझे शरारत सूझी और मैं अपने हाथ में पानी भिगोकर इसकी जानिब बढ़ा। इसके पास बैठकर मैंने हाथ से टपकते पानी के कतरे को इसकी पेशानी पर टपकाना चाहा था। तभी तो तोता उड़ता हुआ आया, मेरे सर में चोंच मारकर बोला कि नूर की नींद से मत जगाओ, अभी सोई है, मेरी बीवी को मत जगाओ। इसके ये अल्फाज इस बार मुझे तमाम तरह दूध फैलाने पर मजबूर कर गए थे। नूर को भी आँख खुल चुकी थी। मैंने गुस्से से तोते के एक गाली देते हुए ज़ोर से हाथ से झटका, वो जाकर दीवार से लगा। इसी पल मैंने फलों की टोकरी में बड़ा चाकू उठाया और तोते की जानिब फेंक दिया। चाकू जाकर तोते की गर्दन पर लगा और एक ही सेकंड में तोते का
तन से जुदा हो गया। खून की फुहार इसके गले से निकली और ज़मीन पर तड़पने लगा। नूर जो मेरा बाजू पकड़े रोकना चाहती थी, मगर मैं शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। वो मेरा बाजू छोड़कर नहीं छुड़ा नहीं सकती थी। कफ़ियत ज़मीन पर गिर पड़ी तो था कितनी ही देर। तड़पता रहा, वो तड़पता रहा। नूर के पास आ चुका था। नूर ज़मीन पर बैठी चुपके चुपके रो रही थी। वो कपाते वजूद के साथ ना जाने चीख कर रोते हुए क्या कहे जा रही थी। इसने मेरी दाएं टांग को पकड़ रखा था। वो जैसे मुझे झंझोड़ कर इस्तफार कर रही थी, मगर मैं बेहिस बिना इस तोते की जान निकलती देखकर अब सुकून महसूस कर रहा था। वो बगैर धड़ के तोते का वजूद नूर की गोद में था। वो धाड़े मार मार कर रो रही थी, गोया तोते पर नहीं अपने शौहर पर रो रही हूँ। मेरी अम्मी भी वहाँ आ चुकी थी। नूर का रोता देखकर मुझे डांटने लगी, मगर अब क्या हो सकता था। मैं घर से बाहर चला गया। फिर अब रात के 12 बज रहे थे। जब मैं घर वापस लौटा, अब तक तो नूर सो चुकी होगी और तोते से भी जान छूट चुकी थी। यही सोचते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ। बल इनके क्या, मगर सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। नूर तो अभी तक वहीं बैठी थी। इसके बाल खुल चुके थे, चेहरे पर सूखी इंसान तकलीफ नुमाया थी। वो तो था अभी भी इसकी गोद में, यूं ही पड़ा था। मुझे देखकर न जाने वो क्या कहने लगी। मुझे तो इसकी बात कोई समझ नहीं आई थी। अगर तोता होता तो ज़रूर समझ जाता। खैर, मुझे इसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ था। इसकी हालत पर तरस आया। मैं इसके पास गया, इसे ज़मीन से उठाना चाहा, मगर वो नहीं उठी और मुझे गुस्से से घर के कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। मैं जब वहाँ से ना गया तो वो खुद रोती हुई अपने तोते को उठाकर बाहर चली गई। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया, मगर तोते से जान छूट चुकी थी। यही सोचकर मुझे तसल्ली हुई, कुछ दिन बाद नूर भी ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत था। 3 दिन गुजर चुके थे और नूर तोते को यूं ही सीने से लगाए रो रही थी। तोते की लाश से बदबू आना शुरू हो चुकी थी। मेरी अम्मी ने पूरे घर में अगरबत्तियां जलाईं और नूर से कहा कि अब इसे फेंक भी दो। कब तक सीने से लगाए फिरती रहोगी। शायद मेरी अम्मी की बात का असर इस पर हो गया। वो तोते को उठाकर उठी और बाहर सहन में चली गई। घर के कच्चे सहन में बैठकर मिट्टी खोदने लगे और वह मुसलसल रोते हुए मिट्टी खोद रही थी। और फिर इसने तोते को इस मिट्टी में दफन कर दिया और खुद सर रख कर लेट गई। इतना प्यारा तो कहीं इंसानों से नहीं करता होगा जितना नूर एक जानवर यानी परिंदे सा कर बैठी थी। मुझे इस पल खुद पर गुस्सा आया। काश मैं अपने गुस्से पर काबू पा लेता तो शायद आज ऐसा ना होता। जब 1 घंटे बाद नूर वहाँ से ना उठी तो मुझे तशवीश हुई। मैं इसके पास गया और इसे उठाने लगा, मगर जैसे ही इसे हाथ लगाया तो इसका वजूद ठंडा पड़ चुका था, गोया जिसम में जान ही बाकी ना रही हो। मैं शायद बेहोश हो चुकी थी। इसे हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने मुझे खबर सुनाई। मुझे यूँ सुनाई दी कि मुबारक हो तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी नूरलैन तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। तुमने इसकी पसंद, इसके शौक़ की कदर नहीं की, और जो कदर नहीं करते इनसे सब कुछ छीन लिया जाता है। हर रिश्ता, हर मोहब्बत। मेरे ज़मीन पर गिरकर दहाड़े मार मार कर रोता रहा। कई महीने लगे थे मुझे खुद को खुश हवास में लाते हुए। अब अक्सर मेरी शाम सहन के कच्चे हिस्से में ही गुजरती है, जहाँ मेरी नूर का तोता दफन था। वहाँ बैठकर मैं अक्सर इसकी डायरी पढ़ता हूँ, जो मुझे इसकी वफ़ात के 6 महीने बाद अलमारी से मिली। इसमें लिखा था कि वो अपने तोते से बेइंतहा मोहब्बत करती है, क्योंकि इसे तोते ने बहुत सी कम वक़्त में इसके मन की बात जान ली थी। इसे अपने शौहर से इससे भी ज़्यादा मोहब्बत चाहिए थी। जब एक परिंदा इसके मन की बात को अपने अल्फाज में डालकर बता सकता था, तो फिर इसका शौहर तो इसकी हर सांस से वाकिफ़ हुआ करेगा। मज़ीद लिखा था कि मगर अफसोस मेरे शौहर ने मेरी ज़बान ही काट दी, मेरे तोते को मार दिया। ये अल्फाज पढ़कर मैं कितनी ही देर रोता रहा, माफ़िया मांगता रहा, मगर अब पछताने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। मेरी नूर इस दुनिया से जा चुकी थी और गई भी अपने तोते के साथ ही। काश मैं इसे समझ सकता। जितना वक़्त मैंने खुद को
حسد و نفرت کی آگ میں جلایا وہی اپنی بیوی کی محبت میں اسے سمجھنے میں گزارتا تو شاید آج منظر کچھ اور ہی ہوتا۔ حقیقی زندگی میں بھی ہم محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں مگر ایک دوسرے کی خواہشات کو سمجھتے نہیں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب